हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आई होप आपको यहाँ तक का सब समझ आ गया होगा। जो नहीं समझ आया आप पूछ लेना। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं मेरिट से। आई होप आपको समझ आ जाएगा। मेरिट्स किसका? मेरिट्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसका हम लोग फीचर्स कल तक देख लिए थे। आज हम लोग देख रहे हैं मेरिट्स। पहला है equality in voting status. The principle of one man, one vote governs the cooperative society. Irrespective of the amount of capital contribution by a member, each member is entitled to equal voting rights. इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई बायसनेस नहीं होता है। वो उसी प्रिंसिपल से चलता है कि हर एक इंसान को एक वोट करने का हम लोग पावर देंगे। और इसमें क्या है कि इसमें ये भी नहीं है कि अच्छा ए ज़्यादा कैपिटल लाया तो उसको हम लोग ज़्यादा वोटिंग पावर देंगे और बी कम कैपिटल लाया तो हम लोग बी को कम पावर देंगे। ऐसा नहीं होता है, सबको इक्वली माना जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट? लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड to the extent of their capital contribution. The personal assets of the members are therefore safe from being used to repay business debts. हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि जो लाइबिलिटी रहता है मेंबर्स का वो लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड नहीं रहता है। वो लोग का जो पर्सनल एसेट्स रहता है मेंबर्स का वो सेफ रहता है। वो मेंबर्स को वो नहीं लाना होता है अब बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए। थर्ड है स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेथ, बैंक्रप्सी और insanity of the members do not affect continuity of a cooperative society. A society therefore operates unaffected by any change in the membership. ये भी देखे थे हम लोग यहाँ पे। क्या देखे थे कि इसके एग्जिस्टेंस में अगर मेंबर्स का डेथ हो गया, बैंक्रप्ट हो गया, insanity हो गया तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। द मेंबर्स जनरली ऑफर ऑनररी सर्विसेज टू द सोसाइटी एज द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। बहुत मिडलमैन मतलब इन लोग का तो मेन फोकस ही क्या रहता है कि हम लोग को मिडलमैन को एलिमिनेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो लोग अनफेयर एडवांटेज लेते हैं, ठीक है, मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं। और क्या होता है, और हम लोग को अपना कॉस्ट को भी रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे कॉस्ट को रिड्यूस करने का एग्जांपल हम दे रहे हैं, कभी कभी हम लोग को कमीशन भी देना पड़ता था अगर मिडिलमैन रहता था तो, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिए हैं कि कमीशन चार्जेस भी हम लोग का कम हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिडिलमैन ही नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट कंज्यूमर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। द customers or producers themselves are the members of the society, hence the risk of bad debt is lower. इसका क्या मतलब हुआ? वो सोसाइटी में मेंबर्स भी हैं, वो सोसाइटी में जो मेंबर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स भी है और कंज्यूमर्स भी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो रिस्क होता है बैड डेट का मतलब पैसा डूबने का जो रिस्क होता है, कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत केस में होता है कि कस्टमर पैसा नहीं देता है। तो अब क्या है, वो लोग एक ही सोसाइटी में हैं तो वो जो बैड डेट, जो पैसा डूबने का, प्रोड्यूसर्स के पैसे डूबने का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स भी उसी सोसाइटी में है और प्रोड्यूसर्स भी उसी सोसाइटी में। फिफ्थ में क्या है? सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। द कोऑपरेटिव सोसाइटी exemplifies the idea of democracy and hence finds support from the government in the form of low taxes, subsidy and low interest rates on loans. अब क्या है, ऐसे सोसाइटी को गवर्नमेंट भी हेल्प करती। गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है? सब्सिडी दे के उन लोग का टैक्सेस कम हो जाता है और जो वो लोग जो लोन लेते हैं वो लोग का जो इंटरेस्ट रहता है, इंटरेस्ट रेट्स, वो भी कम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है? Ease of formation. The cooperative society can be started with a minimum of 10 members. हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन में पढ़ें कि 10 एडल्ट मेंबर्स का कंसेंट होना चाहिए। तो वही है कि हम लोग फॉर्मेशन के वक्त एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए। द रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस द रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर इज सिंपल इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़। बहुत सिंपल होता है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़, कुछ पेपर वर्क होता होगा, बस वो ही होता है।
और इट्स फॉर्मेशन इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 1912। ये सारे था मेरिट्स। अब आते हैं हम लोग लिमिटेशंस में। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। Resources of a cooperative society consist of capital contributions of the members with limited means। अब इसका क्या मतलब निकल रहा है कि जो मेंबर्स जो कैपिटल ला रहे हैं वही तो हुआ वो सोसाइटी का रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है, रिसोर्सेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो कैपिटल मेंबर्स मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ डेटरेंट इन अट्रैक्टिंग मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स। इसका मतलब होता है, अब डिविडेंड क्या हुआ, डिविडेंड होता है जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे जो हम लोग को रिटर्न मिल रहा है, तो ठीक है। तो सोसाइटी में ऐसा होता है कि जो डिविडेंड होता है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, वो जनरली लो होता है। तो जब मेंबर लोग, जब बाहर के लोग जानते हैं कि हम लोग इतना पैसा लगा रहे हैं लेकिन हम लोग को रिटर्न कम मिल रहा है, तो बहुत सारे पीपल ऐसा सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करें, हम लोग यहाँ के मेंबर नहीं बने। तो जैसे अब वो लोग नहीं सोचते हैं इसमें ज्वाइन करने का, तो कम मेंबर्स आते हैं, तो कम कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है। कम कैपिटल कंट्रीब्यूट होने का मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट क्या है, inefficiency in management. Cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them higher salaries. हाँ, तो अब ये लोग क्या है, अब ये लोग मैनेज नहीं कर पाते और मैनेजमेंट के लिए किसी बंदे को ये लोग एम्प्लॉय भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोग को ये हायर सैलरीज नहीं दे सकते। हाई सैलरीज क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होता है। The members who offer honorary services on a voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management functions effectively। ये members के ही बात कर रहा है कि जो members अपने voluntary basis पे वो society को join करते हैं, वो लोग इतना professionally नहीं होते कि वो लोग अब management functions को भी उतने effectively, उतने अच्छे से manage कर सके। फिर थर्ड में क्या है, lack of secrecy। As a result of open discussions in the meetings of members as well as disclosures obligation as per the Societies Act 7, it is difficult to maintain secrecy about the operations of a cooperative society। अब इसका lack of secrecy इसका एक ये है limitations है cooperative society का। कैसे limitations है, क्योंकि यहाँ पे जो discussions है वो open होता है, open discussions होता है meetings में, और क्या होता है, ये लोग को कुछ डिस्क्लोजर्स भी देना होता है, जिसके कारण ये लोग का जो ऑपरेशंस का जो सीक्रेट मैटर्स है, जो भी इन लोग का बिजनेस का जो भी मैटर्स होता है, वो सीक्रेट नहीं रह पाता है। ये मेन पॉइंट है इसका कि एज अ रिजल्ट ऑफ ओपन डिस्कशन इन द मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स एज वेल एज disclosures obligation, it is difficult to maintain secrecy about the operations। फिर क्या है, फोर्थ में गवर्नमेंट कंट्रोल। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट मिल रहा है, अब यहाँ कैसे, तो अब इसका पॉइंट पढ़ते हैं। इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट का मतलब वो गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही थी ना, सब्सिडी दे रही थी, टैक्सेस कम कर दे रही थी, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कम कर दे रही थी। तो फिर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा। अब क्या है, अब गवर्नमेंट बोले कि हम तुम लोग को ये बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो बदले में मेरा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग। हम बताएंगे, हमारा रूल तुमको फॉलो करना होगा। क्या चीज़ से रिलेटेड, अकाउंट्स तुमको कैसे ऑडिटिंग करना है, तुमको अकाउंट्स को कैसे सबमिट करना है, वो सब का रूल तुमको फॉलो करना होगा। फिर इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स आल्सो नेगेटिवली अफेक्ट्स इट्स फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। उतना ये लोग के पास उतना फ्रीडम नहीं रहता है, उतना ये लोग फ्रीली अपना ऑपरेशंस को नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। Internal quarrels arising as a result of contrary viewpoint may lead to difficulties in decision making। यहाँ से
Personal interest may start to dominate the welfare motive, and the benefits of other members may take a backseat if personal gain is given preference by certain members. इसका क्या मतलब हुआ? अब सोसाइटी तो क्यों बना है, क्यों फॉर्म हुआ है? क्योंकि मेंबर्स के वेलबींग के लिए, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा मेंबर हुआ कि जो सिर्फ अपना देख रहा है, जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए देख रहा है, वो जो सोसाइटी का जो मेंबर्स है उनके वेलफेयर के लिए नहीं देख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर्स में टेक अ बैक सीट। एंड क्यों बैक सीट क्यों ले लेगा? इफ पर्सनल गेन इज गिवन प्रेफरेंस बाय सर्टेन मेंबर्स। कुछ मेंबर्स अगर ये देखे, ये अपने ही बेनिफिट को प्रेफरेंस दिए, तो जो मेन मोटिव है, जो सोसाइटी का जो मेन मोटिव है कि हम अपने मेंबर्स के वेलबींग के लिए फॉर्म करें ये सोसाइटी, वो एक बैक सीट ले लेगा। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट क्या है? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। The consumer cooperative society are formed to protect the interest of consumers. नाम से समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये ऑब्वियस सा बात है, कंज्यूमर्स के लिए बना है, उन लोग के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। The members comprise of consumers desirous of obtaining good quality products at reasonable prices. अब कंज्यूमर्स क्यों बनाया है इसको? क्योंकि वो लोग को एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और एक सही रेट में चाहिए, एक सही प्राइस में चाहिए। The society aims at eliminating middlemen to achieve economy in operations. वही मिडिलमैन जो अनफेयर एडवांटेज लेता था, मतलब वो हम लोग का वो टमेटोज़ वाला एग्जाम्पल था ना, कि वो फार्मर से बहुत कम प्राइसेस में खरीद रहा है और जो कंज्यूमर्स है उनको कितने हाई प्राइसेस में वो बेचता था। It purchases goods in bulk directly from the wholesaler and sells goods to the members, thereby eliminating the middleman. अब ये कैसे करता है? होलसेलर से बल्क में गुड्स खरीदता है। और मेंबर्स कौन हुए? मेंबर्स को क्यों बेच रहा है? क्योंकि मेंबर्स ही तो कंज्यूमर्स हुए ना, जिनको गुड्स खरीदना होता है, तो मेंबर्स को वो लोग फिर तब जाके बेचते हैं। एंड देयर बाय एलिमिनेटिंग मिडिलमैन का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। फिर क्या है? प्रॉफिट्स इफ एनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ ईदर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी और परचेजेस मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स। अब प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट बचा ये सब करने से, अगर कोई प्रॉफिट कैसे बचेगा? अगर बचेगा भी तो कैसे बचेगा? वो होलसेलर से जो पूरा सोसाइटी, जो होलसेलर से जो गुड्स बल्क में खरीदा एंड मेंबर्स को जो वो बेचा, तो जितने में खरीदा और जितने में बेचा, अगर उसमें प्रॉफिट हुआ सोसाइटी को, तो वो क्या किस में बांटेगा? ऑब्वियस सा बात है, वो मेंबर्स में बांटेगा। वही बता रहा है, मेंबर्स में कैसे बांटेगा? मेंबर्स में बांटेगा या तो वो बांटेगा कि मेंबर्स कितना कितना कैपिटल लाया, कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस रेशियो में, या फिर मेंबर्स कितना कितना परचेज किया गुड्स। ऑब्वियस सा बात है, मेंबर्स क्या कर रहे हैं? गुड्स परचेज ही तो कर रहे हैं ना, कंज्यूमर्स है वो लोग, तो परचेज ही कर रहे हैं। तो या तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, या फिर परचेजेस मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स। तो ये था आपका कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are set up to protect the interest of small producers. अब यहाँ पे बात हो रहा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स का, उन लोग के इंटरेस्ट को बचाने का। The members comprise of producers desirous of procuring inputs for production of goods to meet the demands of consumers. इसमें क्या है? इनपुट्स। अब ये इनपुट्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्रोड्यूसर्स को कौन सा इनपुट्स का ज़रूरत पड़ता है? जैसे कि कोई रॉ मटेरियल हो गया या फिर कोई अदर थिंग्स हो गया जो कि प्रोडक्शन में काम आता है। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स को बनाना। तो वो लोग के इनपुट में क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ या फिर कोई और सामान हुआ जो एक प्रोडक्शन में काम आए। तो उन लोग का इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाया जाता है। और फिर वो लोग को क्या रहता है कि वो लोग को एक सही रेट में वो लोग को इनपुट्स खरीदना है और वो लोग को गुड्स को प्रोड्यूस करना है ताकि वो लोग कंज्यूमर्स के डिमांड्स को पूरा कर सकें।
It supplies raw materials, equipments and other inputs to the members and also buys their outputs for sale. अब क्या हो रहा है कि वो लोग रॉ मटेरियल ले लिए, कोई इक्विपमेंट ले लिए या फिर कोई और इनपुट ले लिए, ठीक है, वो सप्लाई हो गया, मेंबर्स को सप्लाई हो गया. मेंबर्स यहाँ पे कौन है? स्मॉल प्रोड्यूसर्स. तो उन लोग को सप्लाई हो गया, वो लोग अपना गुड्स बना लिए और फिर क्या हुआ, सोसाइटी उसको एंड ऑल्सो बाइज देयर आउटपुट्स फॉर सेल. और सोसाइटी क्या किया, वही सारा आउटपुट्स को कलेक्ट करके वो फिर बाहर जाके बेचा कस्टमर्स को. Profits among the members are generally distributed on the basis of their contributions to the total pool of goods produced or sold by the society. अब अगर profits बचा तो profits कैसे बांटा जाएगा? प्रॉफिट्स बांटा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू द पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस. मतलब एक प्रोड्यूसर कितना गुड्स प्रोड्यूस किया, मान लो ए है, ए मेंबर है, ए मेंबर मान लो 10,000 गुड्स प्रोड्यूस करके सोसाइटी में दिया, कंट्रीब्यूट किया, और बी दिया 20,000 गुड्स प्रोड्यूस करके. तो किसको ज़्यादा मिलेगा प्रॉफिट? ऑब्वियस सा बात है, बी को ज़्यादा मिलेगा, और सोल्ड बाय द सोसाइटी. वही थर्ड में क्या है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. Such societies are established to help small producers in selling their products. अब क्या हो रहा है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को वो लोग के जो प्रोडक्ट्स है वो लोग को सेल करने के लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है. मार्केट करने के लिए, सेल करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बना है. द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइजेस फॉर देयर आउटपुट. अब मेंबर्स जो है, जो प्रोड्यूसर्स है, उन लोग को लगेगा ना कि हाँ मेरा जो आउटपुट है मेरे को वो रीजनेबल प्राइस पे बिके फॉर देयर आउटपुट. The society aims to eliminate middlemen and improve competitive position of its members by securing a favorable market for the products. वो लोग मिडिलमैन को क्या करते हैं, वो लोग का तो मोटिव रहता है मिडिलमैन को एलिमिनेट करना, और वो लोग एक मार्केट में एक सिक्योर पोजीशन ले ले ताकि वो लोग को एक रीजनेबल प्राइजेस मिले अपने आउटपुट के लिए, क्योंकि मिडिलमैन बहुत अनफेवरेबल एडवांटेज लेते हैं. It pools the output of individual members and perform marketing functions. Pools the output of individual members का मतलब पूरे मेंबर्स का वो लोग सारा गुड्स को कलेक्ट करना. पूल मतलब कलेक्टिवली कलेक्ट करना, और फिर वो लोग जाके उसमें मार्केटिंग फंक्शंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा, और फिर वो सारा गुड्स, सारे मेंबर्स का जो सारा गुड्स है वो सारा कलेक्ट हो गया, पूल हो गया, और फिर उसमें मार्केटिंग फंक्शंस के हेल्प से, मार्केटिंग फंक्शंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग के हेल्प से उन लोग का आउटपुट सेल होता है एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइजेस. प्रॉफिट्स आर अब इसमें प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ईच मेंबर्स कंट्रीब्यूशन टू द पूल ऑफ आउटपुट. वो लोग जितना अपना आउटपुट कंट्रीब्यूट किए सोसाइटी में, जितना, वही सेम एग्जांपल, ए मान लो 10,000 गुड्स बना के दिया सोसाइटी में एंड बी मान लो 20,000, तो ऑब्वियस सा बात है बी का आउटपुट ज़्यादा आया तो बी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. फोर्थ में क्या है, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. These societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs at a reasonable cost. अब इन लोग को भी एक reasonable cost में better inputs मिल जाए. farmers का inputs क्या क्या हुआ बताएगा बाद में. The members comprise farmers who wish to jointly take up farming activities. अब members इसमें कौन हुआ? farmers हुआ, जिसको who wish to jointly take up farming activities. The aim is to gain the benefits of large scale farming and increase the productivity. aim क्या रहता है इन लोग का कि ये लोग फार्मिंग एक लार्ज स्केल में करें, इन लोग का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होए, और such societies provide better quality. अब इसमें इनपुट्स का बात कर रहा है, जो फार्मर्स को जो सही रेट में सही क्वालिटी का इनपुट्स चाहिए रहता है, वही बता रहा है कि such society क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा बेटर क्वालिटी सीड्स, fertilizers, machinery and other modern techniques for use in the cultivation of crops. This helps not only in improving the yield and return to the farmers but also solves the problems associated with the farming on
फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ कि फार्मर्स को या ना ही बस रिटर्न में और ईल्ड में हेल्प मिलेगा, बल्कि उन लोग का ये जो प्रॉब्लम रहता है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग से जो प्रॉब्लम रहता है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब आप बोलोगे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का मतलब क्या हुआ, तो हम बता रहे फार्मर का लैंड बहुत सारा स्मॉल स्मॉल स्कैटर्ड पीसेस में डिवाइडेड रहता है इंस्टेड ऑफ एक पूरा फील्ड। ठीक है, एक पूरा फील्ड के बदले में उन लोग को मतलब एक पूरा फील्ड नहीं रहता है, उन लोग को बहुत छोटा छोटा स्कैटर्ड पीसेस में उन लोग का लैंड रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राम के पास 5 एकर्स का लैंड है। ठीक है, लेकिन वो 4 डिफरेंट प्लेसेस में 5 एकड़ का लैंड है, लेकिन वो एक जगह नहीं है, एक फील्ड नहीं है, वो 5 एकड़ का लैंड डिफरेंट पार्ट्स में बटा हुआ है, स्कैटर हुआ है। ठीक है, मान लो 1 एकड़ का लैंड इधर है, मान लो 1 एकड़ का लैंड इधर है। ठीक है, 1.5 एकड़ का लैंड इधर है। ठीक है, बाकी का लैंड इधर है, बाकी का लैंड इधर। उसको पूरा एक फील्ड नहीं मिला, उसका कुछ पार्ट इधर बिखरा हुआ है, कुछ पार्ट उसको इधर है, कुछ पार्ट उसका लैंड का इधर है, ऐसा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम आता था, इसमें प्रॉब्लम आता था कि अब वो इधर जाएगा, फिर वो इधर जाएगा, फिर वो इधर जाएगा। तो इससे क्या होता था कि उसका टाइम बहुत वेस्ट होता था मूविंग फ्रॉम वन प्लॉट टू अनदर, है ना। फार्मिंग का कॉस्ट भी बढ़ गया था। तो अब ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे हेल्प करेगा, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे हेल्प करेगा कि फार्मर्स पूल देयर लैंड। अब हम आपको पूल देयर लैंड का मतलब क्या समझाए थे, पूल का मतलब क्या समझाए थे, कंबाइन करना, कलेक्ट करना। तो सारे फार्मर्स मिलके एक सोसाइटी बनाए, सारे फार्मर्स का जो भी उन लोग का छोटा छोटा लैंड है वो सब एक पूल हुआ, वो सब एक कलेक्ट हुआ, कंबाइन हुआ। वो लोग एक अपना लैंड को कंबाइन किए, अपना रिसोर्सेज को कंबाइन किए और फिर फार्म जॉइंटली, और फिर वो लोग फार्मिंग जॉइंटली किए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का जो प्रॉब्लम था वो भी दूर हुआ। मैं बार बार एग्जाम्पल इसीलिए कुछ कुछ में देती हूँ, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में, जिससे आपको इजीली समझ में भी आए और आगे के लिए याद भी रहे। एग्जाम्पल से ही याद रहेगा, क्योंकि इतना थ्योरी याद करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। 5th पॉइंट क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। Credit cooperative societies are established for providing easy credit on reasonable terms to the members. ठीक है, the members comprise of persons who seek financial help in the form of loans. अब क्या हुआ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कौन मेंबर्स आते हैं, जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है इन द फॉर्म ऑफ लोन, जिनको लोन लेना रहता है। तो वो लोग मेंबर्स मिलके एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं। The aim of such societies is to protect the members from the exploitation of lenders who charge high rate of interest on loans. अब क्या है, इस सोसाइटी का क्या एम रहता है कि इन लोग को वो लेंडर से बचना है जो बहुत हाई चार्ज करते हैं। किसमें हाई चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन में वो लोग बहुत हाई चार्ज रखते हैं। तो वो चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए ये लोग अपना एक सोसाइटी बनाए जिसका क्या नाम है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सच societies provide loans to members out of the amounts collected as capital and deposits from the members and charge low rates of interest. अब वो societies कैसे लोन देगी, such societies provide loan to members। किस अमाउंट से लोन देगी, सोसाइटी के पास फंड कहाँ से आएगा, तो फंड कैसे आएगा, जो मेंबर्स मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उसमें से जो मेंबर्स को लोन चाहिए उस पैसे से वो लोग लोन लेते हैं और विथ अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव ही रहता है कि वो लोग वो लेंडर से बचे जो लेंडर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और इसमें मेंबर्स कौन होता है, जिनको फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन चाहिए रहता है। अब नेक्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प पीपल विथ लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल कॉस्ट। अब इससे तो नाम से समझ में आ रहा है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मतलब ये पक्का हाउस से ही कुछ रिलेटेड होगा।
तो क्या बोल रहा है कि ये वो पीपल को हेल्प करना चाहता है जिनके पास लिमिटेड इनकम रहता है और वो लोग को अपना हाउस को कंस्ट्रक्ट करना है एक रीजनेबल कॉस्ट में, मतलब उन लोग का कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आए और उन लोग के पास लिमिटेड इनकम भी है, तो उन लोग को अपना घर बनाने में जो हेल्प चाहिए उसका ये काम होता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, द मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज कंसिस्ट ऑफ पीपल who are desirous of procuring residential accommodations at lower cost। अब इसमें मेंबर कौन हुए? मेंबर वो होता है जिनको रेसिडेंशियल एकोमोडेशन चाहिए एक लोअर कॉस्ट में चाहिए, एक रीजनेबल प्राइसेस में चाहिए, तो वैसे मेंबर्स मिलके एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं। द एम इज टू सॉल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द मेंबर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड गिविंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स। अब इस सोसाइटी का क्या एम रहता है कि ये लोग जो भी हाउस बनाने से प्रॉब्लम रहता है वो सबको वो एलिमिनेट करे। कैसे एलिमिनेट करे? बाय कंस्ट्रक्टिंग द हाउसेज एंड गिविंग द ऑप्शन ऑफ पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स। की मतलब भैया तुम लोग एक बार में उतना पैसा मत दे सको, तुम लोग नहीं दे सकते तो तुम लोग इंस्टॉलमेंट्स में तुम लोग धीरे धीरे करके ये पैसे को चुकाओ। These societies construct flats or provide plots to the members on which the members themselves can construct the houses as per their choice। या तो वो फ्लैट्स देते या फिर वो प्लॉट देते जिसमें वो अपना घर बना सके। अब नेक्स्ट क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ कंपनी क्या होता है? अ कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब ये सब का क्या मतलब हुआ? एक कंपनी क्या होता है? एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, कंपनी कोई रियल ह्यूमन बीइंग तो होता नहीं है, लेकिन लॉ उसको एक एज अ पर्सन ट्रीट करती है, तो वो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। और कंपनी कैन, अब वो लॉ उसको वैसा ट्रीट करती तो कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट्स कंपनी को फिर मिल जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हुआ कि कंपनी और उसके जो ओनर्स है वो लोग डिफरेंट है, वो लोग एक नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब हुआ? परपेचुअल का मतलब हुआ कंटिन्यूटी, मतलब कंपनी के एग्जिस्टेंस में अफेक्ट नहीं आएगा उसके ओनर्स के, मतलब उसके ओनर्स का कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, या वही सेम पॉइंट है, डेथ हो जाए या इंसेनिटी हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कॉमन सील कंपनी का सिग्नेचर। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। The shareholders are the owners of the company, while the board of directors is the chief managing body elected by the shareholders. Usually the owners exercise an indirect control over the business. The capital of the company is divided into smaller parts called shares, which can be transferred freely from one shareholder to another person except in a private company। अब भैया इसका क्या मतलब हुआ? इसमें तो क्या क्या दिया हुआ है पता नहीं, तो हम लोग इसको पहले की एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा कंपनी खोलना है, ठीक है, जिसका इन्वेस्टमेंट होगा, जिस पिज़्ज़ा कंपनी को खोलने का पैसा लगेगा ₹10 करोड़, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि कोई एक पर्सन उतना पैसा अरेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, मान लो 10,000 पीपल मिल के वो मनी को कंट्रीब्यूट किया, 10,000 पीपल मिल के वो पिज़्ज़ा कंपनी को खोला, ठीक है। वो 10 करोड़ रुपया वो 10,000 पीपल लेके आया और वो पिज़्ज़ा कंपनी खोला। तो फिर अब सब पर्सन पैसा लाए हैं, सब कंट्रीब्यूट किए हैं, तो क्या हुआ, सारे पर्सन्स को उस पिज़्ज़ा कंपनी का ओनरशिप मिला, ठीक है। और उस ओनरशिप को क्या बोलेंगे? शेयर, ठीक है। टुगेदर दे बिकम ओनर्स, जिसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स। और जो बिजनेस बना उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब समझ में आया, ठीक है। तो इसका था मतलब ये। अब यहाँ पे कुछ और भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि अब ये क्या बोल रहा है
द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये तो समझ में आ गया। शेयर होल्डर्स ओनर क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग पैसा लगाया उस कंपनी में, ठीक है। वाइल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ओनर्स होते हैं वो लोग तो अब इतने सारे हो गए, इतने सारे मतलब 10,000 ओनर हो गए हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो सारे ओनर, अब इतने सारे ओनर हो गए तो ये तो मुश्किल वाला बात हो गया। सो शेयर होल्डर्स क्या किया, एक ग्रुप को इलेक्ट किया, एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो डायरेक्टर्स वो कंपनी को मैनेज करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर्स। इसीलिए बोल रहा है कि ओनर्स एक्सरसाइज इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। ये लोग का इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है, ये लोग का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता है। कौन मैनेज करता है बिजनेस को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स मिलके एक ग्रुप को इलेक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो ये बिजनेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं फीचर्स में। फीचर्स क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज creation of law and exists independent of its members. Like natural person, a company can own property, incur debts, borrow money, enter into contracts, sue and be sued. But unlike them, it cannot breathe, eat, run, talk and so on. It is therefore called an artificial person. हम यहाँ भी बताएं कि वो लोग एक रियल ह्यूमन बीइंग तो होता नहीं है जो कि ब्रीथ, ईट, रन, टॉक ऐसे एक्टिविटीज़ करे, तो इसीलिए वो लोग को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, वो लोग मनी भी बोरो कर सकते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आ सकते हैं, ये सारा काम वो लोग कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। और ये एक उसका कंपनी का फीचर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्रॉम द डे ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। कंपनी जैसे बना, इनकॉर्पोरेट हुआ, जैसे जैसे फॉर्म हुआ वैसे ही वो अपने मेंबर से उसका आइडेंटिटी अलग हो गया, मतलब दोनों अलग है, मेंबर अलग है और कंपनी का आइडेंटिटी अलग है। Its assets and liabilities are separate from those of its owners. The law does not recognize the business and owners to be one and the same. Law ये लोग दोनों को एक नहीं मानता है, दोनों को अलग मानता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बाकी के फीचर्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फिर मेरिट्स आया, लिमिटेशंस आया, और भी एक दो टॉपिक है, कल ट्राई करेंगे। कल ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। और आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ पहले के चैप्टर्स को मत भूलो, रिवाइज करते जाओ, नहीं तो आगे तो अभी और सारे चैप्टर्स आप फिर सारे भूल जाओगे। तो कंटिन्यू रिविज़न बहुत ज़रूरी है, तो आप वो करते रहना। जो नहीं समझ में आए आप पूछ लेना। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक देखे हो, आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको, अपने फ्रेंड्स को बताना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।